हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। तो फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए 31 दिसंबर 2021 का सीटेट का पेपर है और ये प्रीवियस ईयर पीवाईक्यू है। तो इसका पहले हम लोग 2 पार्ट करा चुके हैं और आज तीसरा पार्ट करा रहे हैं। मतलब कि 40 क्वेश्चन हो चुका है और ये 40 के आगे बाकी 20 क्वेश्चन है। तो शेष बचा हुआ 20 क्वेश्चन मैं आपको कराने जा रहा हूँ। थोड़ा वीडियो लंबा हो जा रहा था, इसलिए मैं पार्ट वाइज करा के आपको कराने की कोशिश कर रहा हूँ। तो बिना देर किए हुए शुरू करते हैं। और पीवाईक्यू में से ही बहुत ज़्यादा आता है और आपके बहुत जल्द ही 8 फरवरी को होने वाला है सीटेट और जुलाई में टेट होने वाला है। तो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है और आपको एसएसटी ही सबसे आपका नंबर गेनिंग सब्जेक्ट है। 60 नंबर का आता है, तो अगर 60 में 50 55 भी सही कर जाएंगे तो आपका एग्ज़ाम क्वालिफाई होने से कोई नहीं रोक सकता है। तो चलिए ठीक है, फालतू बातों को छोड़कर क्वेश्चन पे शुरू करते हैं, क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, मतलब कि 41 नंबर है। इतिहास के किस भाग को एक विशेष स्तर पर पढ़ाना है, यह निर्भर करता है किस चीज़ पर? इतिहास के अवसर पर, या इतिहास के स्वभाव पर, या इतिहास के लक्ष्य एवं उद्देश्यों पर, या इतिहास की मान्यताओं पर? तो इतिहास के किसी एक भाग को विशेष स्तर पर पढ़ाने, क्या इतिहास के अवसर पर आपको निर्भर करेगा? नहीं, बिल्कुल नहीं, गलत है। दूसरा क्या कह रहा है कि इतिहास के स्वभाव पर, इतिहास का स्वभाव कैसा है उस पर निर्भर करेगा? नहीं, बिल्कुल। जैसे मान लीजिए कि 1857 की क्रांति पढ़ाना है, तो 1857 की क्रांति पढ़ाने के लिए हमें क्या चाहिए? इतिहास का उसका लक्ष्य चाहिए, उद्देश्य चाहिए कि 1857 के लक्ष्य किस लक्ष्य से 1857 का क्रांति की गई थी और क्या उसके उद्देश्य थे। तो सी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाता है और बाकी डी ऐसे ही नहीं होता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। सी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 42 है कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार माध्यमिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान को पढ़ाने का प्राथमिक उद्देश्य है। यहाँ पे माध्यमिक स्तर पर पूछा है, प्राथमिक उद्देश्य क्या है? ए है छात्रों को उनकी रुचियों और भावों को जांचने में सहायता देना ताकि वे विश्वविद्यालय स्तर पर सही कोर्स का चयन कर सके। या बी है कि राष्ट्र के समक्ष सामाजिक आर्थिक चुनौतियों की समझ विकसित कर सके इसलिए। या सी है कि पर्यवेक्षण, पहचानने और वर्गीकरण के कौशल विकसित करना इसलिए पढ़ाना चाहिए। या डी है कि प्राकृतिक और सामाजिक वातावरण के परस्पर संबंध पर बल देते हुए वातावरण की समग्र समझ विकसित करना, इस पर बल देना चाहिए। तो उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन है ओनली ए एंड बी, बी एंड सी एंड डी और बी एंड डी। तो देखिए, माध्यमिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान पढ़ाने का प्राथमिक उद्देश्य सबसे पहले हमारा क्या होना चाहिए? ये क्या कह रहा है कि छात्रों को उनकी रुचि और भाव को जांचने में सहायता देना ताकि वे विश्वविद्यालय स्तर पर सही कोर्स का चयन कर सके, इसलिए हमको पढ़ाना चाहिए। तो नहीं, कुछ हद तक है लेकिन पूरी रूप से ये ऑप्शन सही नहीं है, ये गलत होता है। बी क्या कह रहा है कि राष्ट्र के समक्ष सामाजिक आर्थिक चुनौतियों की समझ विकसित कर सके, बिल्कुल सही। इसीलिए हमारा सामाजिक विज्ञान को माध्यमिक स्तर पर पढ़ाना देते हैं, बी ऑप्शन तो सही होता है। और सी क्या कह रहा है कि पर्यवेक्षण, पहचानने और वर्गीकरण के कौशल विकसित करने के लिए पढ़ाना चाहिए, नहीं, बिल्कुल नहीं। और डी क्या कह रहा है कि प्राकृतिक और सामाजिक वातावरण के परस्पर संबंध पर बल देते हुए वातावरण की समग्र समझ विकसित करना, इस पे बल देना चाहिए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार माध्यमिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान पढ़ाने के लिए। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी एंड डी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। डी इज द राइट आंसर। क्लियर है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, छात्रों को मानचित्रण की प्रारंभिक, एक सेकंड रुकिए दोस्तों। छात्रों को मानचित्रण की प्रारंभिक शिक्षा देने के लिए आप आरंभ करेंगे, क्या आरंभ करेंगे? भारत के मानचित्र का परिचय देकर आरंभ करेंगे, या छात्रों को कक्षा का मानचित्र बनाने के लिए कहकर आरंभ करेंगे, या मानचित्रों की रूपरेखा को अंकित करने का निर्देश देकर, या छात्रों को दिशा, स्केल, मापदंडों और चिन्हों को समझाकर? तो आपको मानचित्रण का प्रारंभिक शिक्षा देने के लिए आप किस चीज़ को, मानचित्र का परिचय दे देंगे तो हो जाएगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। छात्रों को कक्षा का मानचित्र बनाने के लिए दे देंगे तो उससे हो जाएगा? नहीं, इससे भी नहीं होगा। मानचित्र की रूपरेखा अंकित करने का निर्देश दे देंगे तो इससे भी हो जाएगा? नहीं। छात्रों को दिशाओं, यानी कि किस दिशा में कौन नॉर्थ है, कौन साउथ है, कौन ईस्ट है, कौन वेस्ट है, इसका, और स्केल, मापदंड की कौन सा सागर है, कहाँ समुद्र है, कहाँ नदी है, कहाँ रेलवे लाइन गुजरा है, इसका मापदंड और चिन्हों को समझाएंगे, कहाँ सड़क मार्ग गुजरा है, कहाँ वन है। तो इसके प्रारंभिक शिक्षा देने के लिए आपको यही ऑप्शन मतलब कि सबसे उचित होगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। डी इज द राइट आंसर। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
जल के विषय में पढ़ाते हुए अध्यापक एक लड़की को जो घर पर कई प्रकार से जल बचाती है कहानी सुनाती है, तो वह कौन सा युक्ति प्रयोग कर रही है? जल संरक्षण के लिए वह कौन सा युक्ति प्रयुक्त कर रही है? ऑप्शन है वृत्तांत उपागम कर रही है, या अवलोकनात्मक उपागम कर रही है, या समस्या समाधान उपागम कर रही है, या चर्चा कर रही है। तो जल के विषय में जब पढ़ा रहे हैं और वह कई प्रकार से जल बचाने के लिए कहानी सुना रही है, तो कहानी सुनाने का किस चीज़ से संबंध करता है? तो वृत्तांत से संबंध करता है। तो यह इसके मतलब है कि वह वृत्तांत उपागम का प्रयोग कर रही है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्लियर है? चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है 45 नंबर है, इनमें से कौन सा वर्णन मूल्य और भाव दर्शाता है कि छात्रों ने विविधता का संप्रत्यय समझ लिया है? ऑप्शन है राष्ट्रीय प्रतीकों और इमारतों के प्रति आदर दर्शाना, या देश की विभिन्न वेशभूषा शैलियों का ज्ञान होना, या देश में बोले जाने वाली विभिन्न भाषाओं के प्रति सजगता दर्शाना, या विभिन्न क्षेत्रों समुदायों काम धंधों और भाषा वाले लोगों के प्रति आदर और प्रशंसा का भाव रखना। तो सबसे बड़ा मूल्य और भाव यही दर्शाता है कि विभिन्न क्षेत्रों समुदायों और काम धंधों और भाषा वाले लोगों के प्रति आदर और प्रशंसा का भाव रखना ही आपको मूल्य और भाव का दर्शाता है कि विविधता के संप्रत्यय को समझ लिया। विविधता यानी कि डाइवर्सिटी को समझ लिया है, यानी कि सबका अपने देश, हमारा देश विविधताओं से भरा हुआ देश है। इसमें भिन्न भिन्न प्रकार की भाषाएं और बोलियां बोली जाती है, भिन्न भिन्न प्रकार के लोग रहते हैं। तो सबका रिस्पेक्ट करेंगे तभी हमें विविधता का संप्रत्यय हमारे अंदर विकसित होगा। तो इस क्वेश्चन के लिए डी ऑप्शन सबसे बेस्ट आंसर होता है, सबसे बेस्ट उपयुक्त होता है। ठीक है, तो डी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, वृत्त चित्रों का प्रदर्शन सामाजिक विज्ञान अध्ययन में उपयोगी है। ये सब पेडागोजी का क्वेश्चन है दोस्तों। तो पेडागोजी का भी क्वेश्चन 20 नंबर का आता है 60 नंबर में। तो पेडागोजी भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और सीटेट में तो पेडागोजी का क्वेश्चन ज़्यादा ही पूछता है। क्या कह रहा है कि वृत्त चित्रों का प्रदर्शन सामाजिक विज्ञान अध्ययन में उपयोगी है। किस चीज़ में उपयोगी है? यह घटना का प्रथम दृष्टया की भांति ब्यौरा देता है, या यह पाठचर्या को बोझ को कम करता है, या सामाजिक विज्ञान को वैज्ञानिक विषय के तौर पर प्रस्तुत करता है, या मनोरंजनदायक है। तो ये मनोरंजनदायक तो एकदम नहीं है। सामाजिक विज्ञान की वैज्ञानिक विषय का स्तर पर तो नहीं, वैज्ञानिक रूप से कहाँ से वृत्त चित्र से आप वैज्ञानिक चीज़ समझ जाएंगे? या पाठचर्या को बोझ को कम करता है। क्या वृत्त चित्र देखने से पाठचर्चा का बोझ कम हो जाएगा, बाकी चीज़ें आपको नहीं सीखना पड़ेगा? नहीं, ये भी नहीं होता है। यह घटना का प्रथम दृष्टया की भ्रांति ब्यौरा देता है। कोई वृत्त में अगर आप ग्लोब में आप ग्लोब देखते हैं पृथ्वी का, तो उसमें आपको समझ में आता है कि ये देश यहाँ पे ऐसा ऐसा, तो या कोई मानचित्र ही देखते हैं किसी देश का, या कोई फोटोग्राफ्स ही देखते हैं कि कोई एनिमल, कोई जानवर का फोटोग्राफ देखते हैं, तो इसको समझ में आता है कि हाँ ये लायन का, ये शेर का फोटोग्राफ है। तो वृत्त चित्र से प्रथम दृष्टया की भांति ब्यौरा पता चलता है कि यह किस चीज़ के बारे में, इसके बारे में बताया जा रहा है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्लियर है? अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, अध्यापक अवसर और उपयुक्त साधन प्रदान कर विद्यार्थियों को स्वयं प्रयोग, अन्वेषण व विश्लेषण के लिए कहकर निम्न में से किस उपागम का प्रयोग कर रही है? ऑप्शन है पाठ्य पुस्तक आधारित उपागम प्रयोग कर रही है, या सामाजिक रचनात्मकतावादी उपागम प्रयोग कर रही है, या अध्यापक केंद्रित उपागम है, या व्यवहारवादी उपागम है। तो जब अध्यापक अवसर प्रदान कर रही है और स्वयं प्रयोग व अवसर व विश्लेषण के लिए कर रही है, तो यहाँ पे सामाजिक और रचनात्मकवादी यानी कि समाज से जुड़ना, और रचनात्मक यानी कि कंस्ट्रक्टिव अप्रोच, सोशल और कंस्ट्रक्टिव अप्रोच यहाँ पे अपनाया जा रहा है। इसी को यही उपागम अध्यापक प्रयोग कर रहा है, कर रही है। ठीक है, यहाँ पे तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्लियर है? अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 48 नंबर है कि देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन को ध्यान से पढ़ना है। स्टेटमेंट वाले जितने भी क्वेश्चन आते हैं दोस्तों, उसको आपको बहुत ध्यान से पढ़ना है एग्जाम में। ये क्या कह रहा है कि एनसीईआरटी की सामाजिक विज्ञान की पाठ्य पुस्तकों में बहुत से काल्पनिक और वास्तविक वृत्तांतों का उपयोग किया गया है। बी है, वृत्तांत से छात्रों को विचारों और संस्थाओं को समझने में और उन पर चिंतन करने का बढ़ावा मिलता है।
ऑप्शन क्या कह रहा है कि ए बी सही है, बी ए की व्याख्या करता है, या ए बी दोनों सत्य है और बी ए की व्याख्या नहीं करता है, और ए सही है बी गलत है, या ए गलत है बी सही है। तो क्या सही है? पहला क्या कह रहा है कि एनसीईआरटी की सामाजिक विज्ञान की पाठ्य पुस्तक में बहुत से काल्पनिक और वास्तविक वृत्तांतों का उपयोग किया गया है। तो बिल्कुल किया गया है, ऐसा किया गया है। आप लोग किताब एनसीईआरटी की अगर पढ़े होंगे, उसको ध्यान से देखे होंगे, तो ऐसा कुछ काल्पनिक चीज़ें भी और वृत्तांतों का प्रयोग किया गया है। दूसरा क्या कह रहा है कि वृत्तांतों से छात्रों के विचारों और संस्थाओं को समझने, उन पर चिंतन करने का बड़ा। अभी उन्होंने पिछले क्वेश्चन में पढ़ा कि वृत्तांतों या वृत्त चित्रों से प्रथम दृष्टया उसको समझ में आती है कि किस चीज़ के बारे में है, तो उसको समझने और चिंतन करने का बढ़ावा मिलता है वृत्तांतों से। तो बी स्टेटमेंट से सही होता है, और बी ए की व्याख्या भी करता है। तो इस हिसाब से ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ए बी सही है, ए बी दोनों सही है, और बी ए की व्याख्या सही करता भी है। ठीक है, क्लियर है? अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है 49 नंबर। क्या कह रहा है कि निम्नलिखित प्रश्न सामाजिक विज्ञान की कक्षा में सामान्यतः पूछे जाते हैं। उस प्रश्न का चयन कीजिए जो समालोचनात्मक चिंतन के विकास के लिए बृहत्तर क्षेत्र उपलब्ध कर रहा है। तो यहाँ पर समालोचनात्मक चिंतन के विकास के लिए पूछा जा रहा है। क्या है? पहला क्या कहा कि राजा हरिश्चंद्र फिल्म के निर्माता का क्या नाम है? इसमें समालोचनात्मक चिंतन है, तर्क क्या? नहीं, सीधे सीधे आपको नाम जानना होगा। तो ऐसे तो आपको ये तो ऐसे ही नहीं हो सकता है। बी क्या कह रहा है कि बम्बई फिल्म उद्योग का पहली बार सामने आया। क्या बम्बई फिल्म उद्योग का पहली बार सामने आया? कब पहली बार? बम्बई फिल्म उद्योग यहाँ पे कब छूट गया है, कब पहली बार सामने आया? ये भी नहीं होता है। इससे क्या है, तो जान जाएंगे तो क्या समालोचनात्मक कर पाएंगे? नहीं। बम्बई की फिल्मों की प्रकृति का वर्णन कीजिए। इससे भी नहीं होगा, ये तो डिस्क्रिप्शन हो जाएगा, डिस्क्रिप्टिव हो जाएगा। डी क्या करेगी? बम्बई की बहुत सारी फिल्में प्रवासियों के जीवन के बारे में क्यों थी? तो प्रवासियों के जीवन के बारे में क्यों बनाई गई थी बम्बई की बहुत सारी फिल्में? यह समालोचनात्मक या समालोचनात्मक चिंतन को दर्शाता है, और समस्या समाधान के रूप में इसको प्रश्न पूछता है और उसके जवाब ढूंढने की कोशिश करता है। तो ये सबसे ज़्यादा समालोचनात्मक चिंतन के विकास के लिए बृहत्तर क्षेत्र, यानी कि बहुत ही बड़ा क्षेत्र एक आपको उपलब्ध कराता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। डी इज द राइट आंसर। क्लियर है? अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 50 है। 50 नंबर क्या कह रहा है कि दिए गए प्रश्न पर विचार करें और सही विकल्प का चुनाव करें। क्या है? क्या मौजूदा वैधानिक सुरक्षा प्रावधान महिलाओं की सामाजिक बराबरी को सुनिश्चित करने के लिए काफ़ी है? उपरोक्त प्रश्न आपसे अपेक्षा करता है कि ए महिलाओं के लिए उपलब्ध वैधानिक सुरक्षा प्रावधानों और उनके इतिहास की व्याख्या करें। बी है सामाजिक बराबरी क्या होती है समझना और उसके उदाहरण देना। सी है वैधानिक सुरक्षा प्रावधानों को विश्लेषित करना और उनको सही ठहराना। और बी है कि बराबरी प्राप्त करने में इन वैधानिक सुरक्षा प्रावधानों की पहुंच व सीमाओं की जांच करना। तो क्या मौजूदा वैधानिक सुरक्षा प्रावधान महिलाओं की सामाजिक बराबरी को सुनिश्चित करने के लिए काफ़ी है? तो इसमें सबसे उपयुक्त आंसर हो जाएगा पहला क्या करेंगे, महिलाओं के लिए उपलब्ध वैधानिक सुरक्षा प्रावधानों और उनके इतिहास की व्याख्या कर दे। व्याख्या कर देने से क्या आपको वैधानिक सुरक्षा प्रावधान महिलाओं की सामाजिक बराबरी की सुनिश्चितता काफ़ी हो जाएगी? नहीं, ऐसी गलत, ये गलत होता है। बी क्या सामाजिक बराबरी क्या होती है समझना और उसको दायरा देना, ये भी नहीं होता है। वैधानिक सुरक्षा प्रावधानों को विश्लेषित करना और उनको सही ठहराना। विश्लेषित तो ठीक है, अब उनको सही ठहराना क्या आपको ये सुरक्षा प्रावधान महिलाओं की सामाजिक बराबरी को सुनिश्चित करता है? नहीं। डी कह रहा है कि बराबरी प्राप्त करने में इन वैधानिक सुरक्षा प्रावधानों की पहुंचों व सीमाओं की जांच करना, यही सबसे उपयुक्त ऑप्शन होता है इस क्वेश्चन का। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। डी इज द राइट आंसर। क्लियर है? आपको बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है और आप दिमाग लगा के सही से सोचेंगे तो आप क्वेश्चन सही कर जाएंगे एग्जाम में। 51 नंबर है कि सामाजिक विज्ञान की कक्षा में यदि आपको ज्ञानार्जन हेतु आगमनात्मक उपागम का प्रयोग करना है तो आप आगमनात्मक उपागम का तो आप क्या करेंगे? आगमनात्मक माने क्या होता है? ठीक है, इंडक्टिव अप्रोच का आपको उपयोग करना है तो आप क्या उपयोग करेंगे इसमें से सामाजिक विज्ञान की कक्षा में? एक विभिन्न उदाहरणों के बीच समानता ढूंढकर एक सामान्य सिद्धांत पर पहुंचेंगे, या विभिन्न स्तर की शिक्षण अधिगम गतिविधियों को एकीकृत कर लेंगे, या समस्या को एक सामान्य सिद्धांत के प्रयोग से हल कर लेंगे, या बच्चों को उनके स्वयं ज्ञान सृजित करने की स्वतंत्रता दे देंगे। तो
आपको क्या बोलते हैं, आगमनात्मक में इंडक्टिव में विभिन्न उदाहरणों के बीच समानता ढूंढकर एक सामान्य सिद्धांत पर पहुंचना ही इंडक्टिव मेथड कहलाता है, आगमनात्मक उपागम कहलाता है। ठीक है, तो सामाजिक विज्ञान की कक्षा में ज्ञान अर्जन के लिए सबसे आगमनात्मक उपागम ही सबसे विशिष्ट उदाहरण है, और विशिष्ट उदाहरण से सामान्य सिद्धांत निष्कर्ष की तरफ इसमें बढ़ा जाता है आगमनात्मक में। और आगमनात्मक उदाहरण में, आगमनात्मक उपागम में एक विशिष्ट कार्य से अधिसंख्य उदाहरणों का अध्ययन करने में और उसको समझने में और उसकी विभिन्नताओं को पता लगाने में किया जाता है। ठीक है, तो इस हिसाब से इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है 52 नंबर है। कथन निम्न कथनों पर विचार कीजिए और सही सही जवाब दीजिए। ठीक है, कथन ए है कि सामाजिक विज्ञान शिक्षण को बहुत समय से विचारधारा या मूल्य लागू करने के साधन के रूप में देखा गया है। बी है कि यह सामाजिक विज्ञान के शिक्षा शास्त्रीय पक्ष के लिए लाभकारी रहा है। सही विकल्प क्या है? ए इज ट्रू बट बी इज फॉल्स। ए सही है, बी गलत है। ए बी दोनों सही है, या ए गलत है बी सही है, या ए बी दोनों गलत है। तो पहला क्या कह रहा है कि सामाजिक विज्ञान शिक्षण को बहुत समय से विचारधारा या मूल्य लागू करने के साधन के रूप में देखा गया है, तो ऐसा तो बिल्कुल सही है। सामाजिक विज्ञान को मूल्यों को लागू करने और उसको साधन के रूप में बढ़ाने के लिए ही देखा गया है। लेकिन बी क्या कह रहा है कि यह सामाजिक विज्ञान के शिक्षा शास्त्रीय पक्ष के लिए लाभकारी रहा है। नहीं, शिक्षा शास्त्रीय पक्ष के लिए लाभकारी नहीं रहा है कि तो और हानिकारक रहा है। अगर आपको मूल्य के रूप में और उसको लागू करने के साधन के रूप में देखते हैं सामाजिक विज्ञान को, तो यह शास्त्रीय पक्ष के लिए लाभकारी नहीं हानिकारक रहा है। तो बी स्टेटमेंट गलत हो जाता है। तो इस हिसाब से ए इज ट्रू बी इज फॉल्स, यानी कि ए स्टेटमेंट आपका ए ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, खाली स्थान है, सबसे पहले यहाँ पर रिक्त स्थान की पूर्ति करना है, यानी कि कौन सा ऑप्शन यहाँ पे उचित होगा कि इतिहास अध्यापन में अध्यापक को निम्न बिंदु पर जोर देना चाहिए। किस चीज़ पर? इतिहास सूचनात्मकता पे, या उचित प्रतिक्रिया पे, या पाठ्यक्रम पूर्णता पे, या स्रोत विश्लेषण पे, हिस्टोरिकल इन्फॉर्मेलिटी पे, या करेक्ट रिस्पांस पे, या कंटेंट कवरेज पे, या सोर्स एनालिसिस पे। तो इतिहास अध्यापन में सबसे किस चीज़ पर ध्यान देना चाहिए? स्रोत पे, सोर्स पे, कि यह चीज़ कहाँ से आया है, किस चीज़ पे आया है, उसके एनालिसिस पे, उसको विश्लेषण करने पर ध्यान देना चाहिए। तो सबसे उपयुक्त ऑप्शन इसका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। डी इज द राइट आंसर। डी ऑप्शन इसका सबसे उपयुक्त जवाब हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, प्रायः हम उनके लिए द्वितीयक स्रोतों का प्रयोग करते हैं। ए, नई खोज के लिए, या विषय की पूर्व जानकारी के लिए, या बहस के लिए विश्वसनीय प्रमाण उपलब्ध करवाने के लिए, या वह जानकारी जो प्रत्यक्ष में प्राप्त नहीं हो सकती है। ऑप्शन है ए एंड बी, ए एंड सी, बी एंड सी, या बी एंड डी। तो द्वितीयक स्रोत के लिए हम लोग किस चीज़ की जानकारी जो प्रत्यक्ष नहीं प्राप्त हो सकती है, उसकी पूर्व जानकारी के लिए, तो बी ऑप्शन तो यही होता है, नई खोज के लिए द्वितीयक स्रोत नहीं प्राथमिक स्रोत होता है। तो ये तो गलत हो जाएगा। सी क्या करेंगे? बहस के लिए विश्वसनीय प्रमाण उपलब्ध कराने के लिए द्वितीयक स्रोत नहीं, उसके लिए तो प्राथमिक स्रोत लगेगा। तो सी तो ऐसी गलत होता है। डी करके वह जानकारी जो प्रत्यक्ष में प्राप्त नहीं होती, यानी अप्रत्यक्ष रूप से जिसको प्राप्त करते हैं तो वह द्वितीयक स्रोत हो जाता है, वह सेकेंडरी सोर्स हो जाता है, द्वितीयक स्रोत हो जाता है। तो बी एंड डी, तो बी एंड डी इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। डी इज द राइट आंसर। ठीक है, डी इसका सही जवाब हो जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ भी रिक्त स्थान की पूर्ति करना है, यानी कि इसमें से सही ऑप्शन कौन सा होगा? डैश सामाजिक विज्ञान पाठ्यक्रम में परियोजना कार्य देने का कारण है। क्या है? छात्रों को अपने समय का सही प्रयोग करने का अवसर देना, या पाठ्यक्रम पूरा होने का निश्चित होना, या छात्रों में सुनने और पढ़ने के कौशलों का विकसित करवाना, या विद्यालय शिक्षा को सामाजिक वास्तविकता से जोड़ना परियोजना कार्य देने का सबसे उपयुक्त कार्य देने का कारण है। तो क्या है कि ये क्या कह रहा है कि छात्रों को अपने समय का सही प्रयोग करने का अवसर देने का परियोजना कार्य? नहीं, बिल्कुल नहीं, ये तो गलत हो जाता है। बी क्या कह रहा है कि पाठ्यक्रम पूरा होने का निश्चित, पाठ्यक्रम पूरा कराने के लिए? नहीं, बिल्कुल नहीं। छात्रों में सुनने और पढ़ने के कौशल विकसित करने के लिए सामाजिक विज्ञान पाठ्यक्रम परियोजना कार्य देना, सुनना और पढ़ना कौशल इससे विकसित होगा? नहीं, बिल्कुल नहीं।
विद्यालयी शिक्षा को सामाजिक वास्तविकता से जोड़ना ही सामाजिक विज्ञान पाठ्यक्रम परियोजना कार्य देने का, प्रोजेक्ट कार्य देने का मुख्य कारण है, सटीक कारण है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, डी इज द राइट आंसर। 56 नंबर है, 56 नंबर क्वेश्चन है कि रचनात्मक मूल्यांकन की कौन सी विशेषताएं हैं। ऑप्शन है निदानात्मक और उपचारात्मक, या प्रतिपुष्टि के उपरांत सुधार के अवसर, या अधिगम मापन, या सत्र के अंत में होना। तो रचनात्मक मूल्यांकन किसके लिए सही है? सही विकल्प ए एंड बी, ए बी सी, या ए सी डी, और लास्ट ऑप्शन है ए एंड सी। नीचे छूट गया है, मैं आपको वहाँ दिखा दूंगा। तो यहाँ से ऊपर ही तीनों में से होगा, तो नीचे वाला छोड़ दीजिए। ये क्या कह रहा है कि निदानात्मक और उपचारात्मक, निदानात्मक और उपचारात्मक रचनात्मक मूल्यांकन की विशेषता है, तो बिल्कुल है। बी कारक प्रतिपुष्टि के उपरांत सुधार के अवसर, नहीं नहीं। अधिगम मापन, अधिगम मापन से होता है, अधिगम मापन से आपका होता है। माफ कीजिएगा, इसका बी ऑप्शन भी सही होगा। प्रतिपुष्टि के उपरांत सुधार के अवसर, जब निदानात्मक और उपचारात्मक करेंगे तो उसके बाद सुधार का अवसर भी आपको उसमें देना पड़ेगा। तो ए भी सही होता है, बी भी सही होता है। सी कारक अधिगम मापन, अधिगम मापन रचनात्मक मूल्यांकन की विशेषता है, नहीं, अधिगम मापन से कुछ नहीं होता है। सी, और सत्र के अंत में होना, नहीं, रचनात्मक मूल्यांकन सत्र के अंत में नहीं किया जाता है। तो सी एंड डी ऐसे ही गलत होता है। तो ए एंड बी ऑप्शन इसका सही रहता है। इस क्वेश्चन का सही जगह ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिफ्टी 57 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सी व्यवस्था संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं के संशोधित ब्लूम वर्गीकरण के अनुसार सही क्रम को दर्शाती है? ब्लूम वर्गीकरण यहाँ पर पूछ रहा है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, और ये हमेशा अक्सर आता है ब्लूम वर्गीकरण का क्वेश्चन। तो ऑप्शन है कि स्मृति, अवबोध, अनुप्रयुक्त विश्लेषण, मूल्यांकन व निर्माण, या स्मृति, अनुप्रयुक्त विश्लेषण, मूल्यांकन व निर्माण, या स्मृति, अवबोध, विश्लेषण, अनुप्रयुक्त मूल्यांकन, निर्माण, या स्मृति, निर्माण, अवबोध, अनुप्रयुक्त विश्लेषण और मूल्यांकन। तो ब्लूम वर्गीकरण है क्या? देखिए, ज्ञानात्मक क्षेत्र में ब्लूम वर्गीकरण जो एक सबसे पहला ब्लूम का वर्गीकरण 1956 में आया था, और दूसरा जो यहाँ पे ज्ञानात्मक क्षेत्र में पूछ रहा है तो संशोधित फिर 2001 में फिर से संशोधित किया गया था। तो ब्लूम वर्गीकरण के 2001 का संशोधित के अनुसार ब्लूम वर्गीकरण जो वर्गीकरण दिया था उसके अनुसार सबसे पहले स्मृति आता है। सबसे फिर से मैं आपको बता रहा हूँ कि ब्लूम वर्गीकरण 2001 के अनुसार, संशोधित 2001 के अनुसार सबसे पहले स्मृति, फिर अवबोध, फिर अनुप्रयुक्त, फिर विश्लेषण, फिर मूल्यांकन, फिर वो निर्माण, यही सब चीज़ें आता है। तो बाकी सबको बस इसको आपको याद रखना होगा ब्लूम वर्गीकरण। इसके याद रखने के अलावा उसका कोई उपाय नहीं है, तो इसको भी याद रखेंगे। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक सामाजिक विज्ञान की कक्षा में समकालीन घटना के विभिन्न परिप्रेक्ष्यों के प्रति छात्रों की सजगता का आकलन करने के लिए किस तकनीक का प्रयोग करना चाहिए? ऑप्शन है वाद विवाद का, या नाटक का, या कथा लेखन का, या क्विज का। तो सामाजिक विज्ञान की कक्षा में समकालीन घटना के विभिन्न परिप्रेक्ष्यों के प्रति छात्रों की सजगता और का आकलन वाद विवाद से ही होता है, डिबेट से ही आपको करना चाहिए। डिबेट से ही होना चाहिए। बाकी सब ऑप्शन इसका गलत हो जाएगा, तो ये ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। डिबेट सबसे इसका उपयुक्त जवाब होगा। क्लियर है? और नेक्स्ट क्वेश्चन है 59 नंबर है, मूल्यांकन अध्यापकों को छात्रों के विषय में निम्न में से क्या जानने का अवसर देता है? क्या जानने का अवसर देता है मूल्यांकन? ए कि उन्होंने क्या सीखा है, ये, या वे कैसे सीखते हैं, ये, या उनकी क्या रुचियां है, या उन्होंने क्या नहीं सीखा है। तो क्या जानने का अवसर देता है? ऑप्शन है कि ए एंड डी, ए बी डी, ए सी डी, या बी एंड डी। तो उन्होंने क्या सीखा है, मूल्यांकन ये तो जानने का अवसर देता है। वे कैसे सीखते हैं, नहीं, मूल्यांकन से ये नहीं पता चलेगा कि वे कैसे सीखते हैं, उसके लिए कुछ और करना पड़े। उनकी क्या रुचियाँ है, बिल्कुल, और उन्होंने क्यों क्या नहीं सीखा है। मूल्यांकन से यही से तीनों चीज़ पता चलता है। ए सी डी तीनों ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, ए सी डी सी। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। सी इज द राइट आंसर। क्लियर है? मूल्यांकन से यही सब चीज़ों सीखने का अवसर मिलता है। क्लियर है? और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है 60 नंबर है कि अध्यापिका आकलन व्यूहरचना के प्रयोग द्वारा छात्राओं की अध्ययन प्रक्रिया के कठिनाई को क्षेत्रों को जानना चाहती है। वह आकलन के लिए किस विधि का प्रयोग कर रही है?
ऑप्शन है निधनात्मक आकलन कर रही है, या योगात्मक आकलन कर रही है, या रचनात्मक आकलन कर रही है, या स्थानांतरण आकलन कर रही है। ऑप्शन है ए एंड बी एंड सी, ए एंड सी, या सी एंड डी। तो देखिए अध्यापिका जब आकलन व्यू रचना का प्रयोग कर रही है तो सबसे पहले वो निधनात्मक कर रही है, निदान कर रही है, और फिर योगात्मक नहीं कर रही है, रचनात्मक कर रही है, रचना की निर्माण कर रही है, और स्थानांतरण ये भी नहीं होगा। तो ए एंड सी इसका सही जवाब हो जाएगा, और ए एंड सी आपका सी ऑप्शन इसका सही जवाब, क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। सी इज द राइट आंसर। क्लियर है? ठीक है, तो इस तरह ये हमारा सेशन खत्म होता है। अब हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे अगले पीवाईक्यू के साथ, दूसरे कोई पीवाईक्यू के साथ। तो वीडियो अगर अच्छा लगा हो, हमारा पढ़ाने का तरीका अच्छा लग रहा हो, तो हमको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक दोस्तों इजाज़त दीजिए। जय हिंद, जय भारत।